हम सभी की जिंदगी में दो वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। एक वक्त तो वो जब हमारा जन्म होता है और दूसरा वक्त वो जब हमें इस बात का पता चलता है कि आखिरकार हमारा जन्म क्यों कर हुआ है, हम क्यों आए हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम खुद समझ जाते हैं और कई बार हमारा वक्त हमें समझा देता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम क्या प्रारब्ध लेकर आए हैं, किन कर्मों को हमें भोगना ही भोगना है या किन क्षणों का हमें आनंद उठाना है। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक टॉर्च की तरह से काम करती है। एस्ट्रोलॉजी आपको एक दिशा निर्देश देने का काम करती है। एस्ट्रोलॉजी कभी भी आपका प्रारब्ध नहीं काट सकती, आपका वक्त नहीं बदल सकती। ये सिर्फ एक मार्गदर्शन देने का कार्य कर सकती है, जिसके चलते हुए यदि आपका प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन सही बना हुआ है तो आप अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। जून जुलाई 2025 मतलब 15 जून 2025 से लेकर 15 जुलाई 2025 तक का ये वक्त हमारे मेष राशि के लिए किस तरह का जाने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आप जो मेरे पीछे 1 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं ना, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि मेष है या फिर आपकी लग्न मेष है। बेसिकली क्या है कि हम लोग राशि देखकर चलते हैं और लग्न पर उतना ज्यादा फोकस नहीं करते, जबकि मेरा मानना यह है कि आपको राशि से ज्यादा अपनी लग्न पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि जब आपका जन्म हुआ उस समय ब्रह्मांड के पूर्वी मंडल में जो लग्न उदित हो रही थी, उस समय आपका जन्म हुआ। उस समय यदि आपका चंद्रमा मेष राशि में जाकर बैठा हुआ था तो आपकी चंद्र राशि मेष राशि बनती है। जीवन में हमारे जितने भी दशाएं, अंतरदशाएं, भावबल, षडबल, अष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग, जो भी सुदर्शन चक्र वगैरह जितने भी एस्ट्रोलॉजी है ना, वो सारी हमारी लग्न पर निर्भर करती है। लग्न से ही यह निर्धारित होता है कि कौन सा प्लैनेट किस तरीके से आपके लिए काम करने वाला है। क्योंकि जिस वक्त आपका जन्म हुआ ना, उस समय आपने कहते सुना होगा हम लोगों को कि एस्ट्रोलॉजर्स को, डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि फलाना प्लैनेट फलाने नक्षत्र में से होकर गोचर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्लैनेट मूवेबल है, लेकिन जो नक्षत्र है वो अपनी जगह पर हमेशा स्टेबल रहते हैं। आपके जन्म के समय जो प्लैनेट जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, आपकी पूरी उम्र वो आपके लिए उसी प्रकार से काम करने वाला है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके शुक्रदेव से, जो कि शुक्रदेव इस समय आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, पहला भाव। पहले भाव में बैठकर शुक्र की 7वीं दृष्टि जो है, जो कि पूर्ण दृष्टि होती है, अपने ही राशि पर, स्वराशि पर पड़ रही है, जहां पर कि तुला राशि फॉल करती है मेष राशि की पत्रिका में। धन, वैभव, विलास, ऐश्वर्य के स्वामी हैं शुक्र महाराज और आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। जीवन साथी का घर होता है ये सप्तम भाव, आपके व्यापार का घर होता है, आपकी लोगों से किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं उसका भाव होता है। बृहद जनमानस से अपने आप को किस तरीके से जोड़ पाते हैं, पार्टनरशिप आपकी कैसी रहती है, एक लंबी भागीदारी, चाहे वो जीवन साथी के साथ हो, चाहे आपके व्यवसायिक भागीदार के साथ हो, ये सब सप्तम भाव से देखा जाता है। और जब शुक्र जैसे प्लैनेट अपने ही घर को देख रहे हैं तो एक बहुत ही सुंदर संयोग यहाँ पर बनता है। आपके जीवन साथी के साथ आप किसी रोमांटिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपके भागीदारों के साथ में संबंध सुदृढ़ होने का काम यहाँ पर ये शुक्र महाराज करते हुए दिखाई देते हैं। शुक्र से एक बात याद आई, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मेष राशि की पत्रिका में
पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, मुझे भी अच्छे समय पर याद आ गई ये बात। किसी भी चार्ट में ये जो 12 घर है ना, इन 12 घरों में द्वितीय भाव, तृतीय भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, ये जो भाव होते हैं ना, ये मारक भाव होते हैं। इनमें से यदि सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी प्लैनेट जो हैं वो 2 भावों के स्वामी होते हैं। राहु और केतु भी मारक बनते हैं, कंडीशनल मारक हैं, है ना। लेकिन बाकी के जो 7 ग्रहों में से 5 ग्रह जो बचते हैं वो 2 भावों के स्वामी होते हैं। अब जैसे कि शुक्र महाराज आपकी पत्रिका में आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। अब आप हर जगह ये सुनते हैं कि भोग विलास और ऐश्वर्य के स्वामी शुक्र देव हैं और शुक्र ही पैसा बरसाता है, शुक्र ही धन देता है, शुक्र ही सब कुछ देता है। आपके यदि देखिए 7.5 तो आपकी चल रही है, ये तो आपको भी पता है ना। लेकिन यदि इस 7.5 में आपकी कहीं शुक्र की अंतर्दशा चल रही हुई ना, और आपने यदि कहीं डायमंड, अमेरिकन डायमंड या फिर जर्किन, जिसको कि जर्कॉन भी कहते हैं, अगर ऐसे स्टोन आपने पहन रखे हैं ना, तो ये आपकी डबल मार्केश की दशा चल रही है। ये स्टोन आपकी धज्जियां उड़ाकर फेंक सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो अगर आपकी शुक्र की अंतर्दशा चल रही है तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप ऐसे वक्त पर, देखिए क्या होता है ना कि नॉर्मली आप एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचे, उसने देखा कि भाई मेष लगन है, मेष लगन है और समस्याएं हैं, शत्रु पक्ष प्रबल हो रहा है, बोले साहब लग्नेश का स्टोन पहना दीजिए, मूंगा पहना दीजिए आदमी को। मूंगा पहना दिया, लग्न आपकी मजबूत हो गई। लग्न तो मजबूत हुई, मंगल तो आपका मजबूत हुआ, लेकिन ये मान के चलिए कि मंगल ही आपके अष्टम भाव का स्वामी भी है। कोई भी रत्न बिना किसी संपूर्ण जानकारी के नहीं पहनना चाहिए। यदि कोई एस्ट्रोलॉजर आपको सजेस्ट भी करता है ना, सो यू मस्ट हैव टू आस्क हिम, व्हाई शुड आई वियर इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दिस टाइप्स ऑफ रेमेडीज। क्या रीजन है इन रेमेडी के करने के पीछे, क्या लाभ होगा मुझे। ये मेरा प्लैनेट जिसका कि आप मुझे स्टोन पहना रहे हैं, ये बेसिकली किस नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है। कहीं शत्रु नक्षत्र में तो जाकर नहीं बैठा। आपने सिर्फ भाव आधारित चीज देख ली कि ये प्लैनेट फलाने भाव का स्वामी है, इसका स्टोन पहना दो लाभ हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शत्रु नक्षत्र में जाकर बैठा हो। ये सारी चीजें स्टोन पहनने से पहले हमें देखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो एक अलग मैटर हो गया। वो शुक्र की बात से याद आ गया मुझे। देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। 10 जून 2025 को गुरु बृहस्पति अस्त हो गए हैं। गुरु बृहस्पति मेष राशि और मेष लगन की पत्रिका में आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके 12वें भाव के स्वामी भी होते हैं। ठीक है, तो गुरु बृहस्पति का अस्त हो जाना, ये मान के चलें कि कुछ चीजों में रुकावटें, हर्डल देने का काम अगले 27 दिनों के लिए आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। अब देखिए गुरु महाराज यहां पर भाग्य भाव के कारक हैं, लेकिन जिस वक्त आपका जन्म हुआ था उस समय गुरु जिन नक्षत्रों में बैठे हुए थे उसके आधार पर हो सकता है कि गुरु बृहस्पति आपके कंडीशनल मार्केश भी हो सकते हैं। ये भाव आधारित तो शुक्र आपके डबल मार्केश बन रहे हैं, देखिए, है ना। लेकिन गुरु बृहस्पति भी अगर आपके जन्म के समय सही नक्षत्र में नहीं बैठे हुए, गलत नक्षत्र में जाकर बैठ गए, तो बृहस्पति देव भी आपके लिए कंडीशनल मार्केश का काम कर सकते हैं। तो जिनकी पत्रिका में गुरु बृहस्पति मार्केश बने हुए हैं, गुरु की अंतर्दशा चल रही है, 27 दिनों के लिए उन्हें चीजों में बड़ा रिलैक्स मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई प्लेनेट अस्त का होता है ना, उसकी पावर में कमी आ जाती है। लेकिन जिनके लिए गुरु शुभ हैं, उनके लिए कामों में हर्डल्स देखने के लिए जरूर मिलने वाले हैं।
14 जून 2025 को एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। गुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यहां से आपके शनि और राहु इन दोनों की महत्वता बढ़ जाती है कि आपकी पत्री में शनि की स्थिति कैसी है और राहु की स्थिति कैसी है। क्योंकि शनिवत राहु कहा जाता है। राहु जिस हिसाब से काम करेंगे वो आपका पत्रिका में शनि महाराज डिसाइड करते हैं। क्योंकि जैसे आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति होगी, राहु महाराज वैसे ही काम करने वाले हैं। शनि तो आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं, 7.5 चल रही है, इस पर हम ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे। राहु महाराज कुंभ राशि में गोचरस्थ है। कुंभ राशि जो है राहु की को ऑनरशिप की राशि है। अब जब गुरु महाराज राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो गुरु महाराज को राहु के हिसाब से काम करना पड़ेगा। राहु गुरु के नक्षत्र में अभी तक चल रहे हैं, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव बृहस्पति जो है अब राहु के नक्षत्र में जाएंगे। यदि इसे देखा जाए तो एक दूसरे का नक्षत्र एक्सचेंज है ये, है ना। और आद्रा नक्षत्र जो है ये डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन को दिखाता है। एक पूर्ण रूप से किसी चीज को खत्म करके उसका दोबारा पुनर्निर्माण किया जाना आद्रा नक्षत्र की विशेषता है। इसे शिव के आंसू भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो आकार है ना, आद्रा नक्षत्र को जब हम मंडल में देखते हैं, ब्रह्मांड में से हम देखते हैं तो इसकी जो रूपरेखा है ना वो एक ड्रॉप के समान, एक बूंद के समान दिखाई देती है, जिसको कि अश्रु की संज्ञा दी गई है, आंसू कहा गया है। जैसे आज रशिया और यूक्रेन में आप देख रहे हैं ना कि ये डिस्ट्रक्शन जो चल रहा है, विध्वंस जिसे कहते हैं, कई ऐसी चीजें हो सकती हैं हमारे मेष राशि और लग्न के जातकों में जिनको कि पूर्ण रूप से अब वो खत्म करने की तरफ आगे अग्रसर हो सकते हैं। इस नक्षत्र की क्वालिटी ये है, इस नक्षत्र की क्वालिटी ये है कि ये चीजों को पूरी तरीके से खत्म करने के बाद में दोबारा उसका कंस्ट्रक्शन करता है और पहले से बहुत बढ़िया बना कर देता है। इस नक्षत्र को यदि आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो बहुत सारे ऐसे रिलेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि अब आपको महसूस होता है कि आपकी जिंदगी में अब इनका कोई ज्यादा मोल है नहीं, ये रहें आपकी जिंदगी में न रहें तो कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता। बहुत हार्ड डिसीजन लेने वाले हैं आप इस दौरान। 2 माह तक गुरुदेव बृहस्पति राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे आद्रा में, ठीक है। तो इन 2 माहों में आप जो डिसीजन लेंगे ना वो बहुत दूरगामी परिणाम के डिसीजन होंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, लेकिन उनका दूरगामी परिणाम मिलेगा आपको। आप ये चाहें कि सडन में आपको कुछ रिजल्ट मिल जाए, शायद ना मिल पाए, हाँ, लेकिन दूरगामी परिणाम आपको देखने के लिए बहुत अच्छा मिल सकता है। हम बात करेंगे आपके सूर्यदेव की। सूर्यदेव वर्तमान परिस्थिति में आपकी पत्रिका में 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 15 जून को आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। जब 3rd हाउस में आ जाएंगे तो सूर्य जैसा प्लैनेट जो कि सभी ग्रहों का राजा है, आपके 5म भाव का स्वामी है। 5म भाव आपके पूर्व जन्म के किए गए पुण्य को दिखाता है, पुण्य प्रताप को दिखाता है। आपके 3rd हाउस में जो भी प्लैनेट बैठता है ना उसकी 7वीं दृष्टि जो कि संपूर्ण दृष्टि होती है, भाग्य भाव पर पड़ती है। बृहस्पति जरूर सूर्य के द्वारा अस्त तो हो रहे हैं यहाँ पर, है ना, बृहस्पति देव सूर्य के द्वारा अस्त तो हो रहे हैं, लेकिन यही सूर्य देव उस अस्त स्थिति में आपके भाग्य को जागृत करने का काम करेंगे। पिता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, दूरगामी यात्राएं हो सकती हैं। आपका अध्ययन के क्षेत्र में यदि आप विदेश जाना चाहते हैं आप विदेश जा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ धार्मिक यात्राएं आपको इस दौरान देखने के लिए मिल सकती है। सूर्य थोड़ा सा अहम का कारक है, ईगो का कारक है। अपने ईगो को थोड़ा सा नियंत्रण में लेकर चलिएगा, चीजें आसान रहेंगी, सहज रहेंगी। बुध महाराज जो है ये सूर्य के साथ ये वापस अस्त हो जाएंगे। शायद मैंने बुध के संबंध में आपको बताया है या नहीं बताया, अगर नहीं बताया है तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि जो भी अस्त का प्लैनेट होता है ना, वो ज्यादातर देखिए बुध जो है वो हमेशा सूर्य के साथ ही लगभग रहते हैं, हमेशा अस्त पोजीशन में रहते हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग नॉर्मली 99.99% पत्रिकाओं में बना हुआ पाया जाता है।
बुध अस्त स्थिति में होने के कारण गोचर के दौरान भी आपको वो शुभ फल नहीं दे पाते। आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, बिल्कुल चढ़ाइए। सूर्य को जल चढ़ाने के दौरान आप उसमें जो भी मिलाते हैं मिलाइए। एक चावल के दाने के बराबर यदि आप उसमें कपूर का टुकड़ा मिलाना शुरू कर देंगे, ये जो आपका बुधादित्य योग बनता है ना, ये जो आपके चार्ट में बना हुआ है और आपको फल नहीं दे पा रहा है, ये आपको फल देना शुरू कर देगा। यदि गुरु अस्त हैं, देखिए जो बच्चे पैदा होंगे इस दरमियान, उनके चार्ट में गुरु अस्त मिलेगा, बुध भी अस्त मिलेगा। अब क्या करना चाहिए? चावल के दाने के बराबर कपूर का टुकड़ा और साथ में जरा सी हल्दी, ये दोनों मिलाकर यदि वो बच्चे सूर्य को अर्घ देना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें फायदा मिलेगा। ये अकल्ट का सिद्धांत है, याद रखिएगा। और हाँ, इस सूर्य को जल देते समय एक बात को हमेशा याद रखिए कि जब भी आप सूर्य को जल चढ़ाएं, वैसे तो प्रातः काल में सुबह 8 बजे तक आपको जल चढ़ा लेना चाहिए। पुरुषों के लिए ये नियम लागू होता है कि उन्हें बिना सिला हुआ कपड़ा पहने, मतलब आप नहाकर निकले, आपने तौलिया लपेटी और जाके सूर्य को जल ऐसे अपने सर के ऊपर से चढ़ाया जाता है। जितनी देर भी आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं ना, उतनी देर अपनी सांस को रोक कर रखें, ना सांस अंदर आए ना सांस बाहर जाए। 20-30 सेकंड्स का काम होता है। इसके बाद जो भी आपको अपना सूर्य का मंत्र जाप करना है करते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी देर अपनी सांस को आप रोक कर रखें। ये सूर्य उपासना जो है ना, ये आपको बहुत अच्छा फल देना शुरू कर देगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।